उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के एक गांव के अंदर कथावाचक कथा सुना रहे थे। जो भागवत कथा चल रही थी उसका साउंड लगा हुआ था और वो साउंड दूर दूर तक जा रहा था। इसी बीच में एक बाबा, जिनको बाबा पाठक भी कहते हैं और पाठक बाबा भी कहते हैं, तो वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस साउंड को सुना और उस साउंड को सुनने के बाद उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और तसल्ली से बैठकर कथावाचक के द्वारा सुनाई गई भागवत कथा को सुनने लगते हैं। सुनते सुनते काफ़ी देर हो जाती है। जब वक्त हो जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त और बीत जाता है। उसके बाद फिर से वही कथावाचक फिर से कथा सुना रहे थे और उन्होंने फिर से वो साउंड को सुना, क्योंकि वो साउंड जाना पहचाना था, वो जानी पहचानी आवाज़ थी। वहाँ रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं तसल्ली से और सुनने लगते हैं। उसके बाद फिर वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब उनका सामने होता है उन्हीं कथावाचक से, तभी जो पाठक बाबा होते हैं वो रुक जाते हैं और रुक कर उनसे नंबर मांग लेते हैं। कहते हैं कि भाई हमें अपना नंबर दे दो, कभी ऐसा भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमारे यहाँ पर भागवत कथा होती है तो हम आपको फ़ोन करेंगे और आप हमारे यहाँ ज़रूर आ जाना। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वो कहते हैं, जो कथावाचक थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप हमें पहले बता देना, तारीख तय कर लेना, क्योंकि हम कहीं भी जा चले जाते हैं, जहाँ जहाँ लोग हमें बुलाते हैं। अगर हम उस दिन खाली होंगे तो आपके यहाँ पर ज़रूर आएंगे। जब इस तरह की बातचीत हो जाती है तो बातचीत होने के बाद एक तारीख तय कर दी जाती है कि 21 जून से 27 जून 2025 तक भागवत कथा आयोजित की जाएगी और उसमें आपको आना है। जब ये सब तय हो जाता है तो वो निर्धारित समय पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पर हो जाता है कि कथावाचक की न केवल उनकी चोटी काटी जाती है बल्कि उनका सर भी मुंडवा दिया जाता है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह इस बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाता है। एफआईआर दर्ज होती है, कई की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जहां देखो वहां पर यही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कथावाचक से ऐसी क्या गलती हुई थी जिनसे उनकी चोटी भी काटी गई और जिनके बाद उनके सर को भी मोड़ना पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा का एक थाना लगता है बकेपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है दादरपुर। दरअसल यहाँ के रहने वाले पप्पू महाराज वो संपर्क साधते हैं पाठक बाबा से। वो कहते हैं कि हम कथा कराना चाहते हैं गाँव में, इसलिए कोई कथावाचक हो तो आप बताइएगा। जैसे ही पाठक बाबा ने ये सुना, क्योंकि पाठक बाबा पहले ही उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के अलग अलग 2-3 जगहों पर कथावाचक को कथा कहते हुए सुन चुके थे। उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, ये बहुत सही से कथा सुनाते हैं, भागवत कथा, तो इसलिए उनसे संपर्क साधते हैं। अब इनसे संपर्क साधा जाता है, बातचीत की जाती है। तो जो इनके मेन थे, जो मुख्य थे, जो मुकुटमणि शास्त्री, जो कि कानपुर के रहने वाले, लेकिन इटावा के सिविल लाइंस के जवाहरपुरा का एक जगह लगती है राजा का बाग, वो वहाँ पर रहते हैं। उनको फ़ोन किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है कि महाराज कथा सुनानी है आपको, आप तैयार हैं? अगर 21 से 27 तक आप बिल्कुल फ्री हैं, तो खाली हैं, तो हमारे नाम की बुकिंग कर लीजिए कि आपको दादरपुर गांव में आना है, जो कि बकेपुर थाना क्षेत्र में लगता है, इटावा का ही गांव है। जैसे ही मुकुटमणि शास्त्री जी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो अपने साथी जो सहायक होते हैं संत राम सिंह यादव, उनको तैयार करते हैं और उनका एक और साथी होते हैं जिनका नाम है श्याम कठेरिया, जो ढोलक बजाते हैं, उनको तैयार कर लिए जाते हैं। तीनों होते हैं मुकुटमणि शास्त्री, सहायक उनके संत राम सिंह यादव, श्याम कठेरिया। अब ये निर्धारित समय सीमा पर ये गांव में पहुंच जाते हैं। 21 जून 2025 को पहला ही दिन था। शुरुआत में कुछ चीज़ों को जोड़ना, उनको सेटलमेंट करना थोड़ा वक्त लग जाता है। जो भी पहले दिन जितना भी कथा सुना सकते थे उतना कथा सुनाते हैं। गांव के सभी लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। दरअसल ये जो गाँव है दादरपुर, ये इसमें 103 ब्राह्मणों के परिवार रहते हैं। तो अब वो सबके सब अपनी पूरी तैयारी चल रही थी। इसी बीच में कुछ लोगों को कुछ ऐसे हाव भाव से कुछ ऐसा अजीब सा लगा कि उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लगता है जो कथावाचक हैं वो शायद ब्राह्मण नहीं हैं। अब इस बात की चर्चा होती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है, एक दूसरे से लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात की जो शिकायत थी वो पप्पू महाराज से की जाती है, क्योंकि पप्पू महाराज ने ही तो इनको गांव बुलवाया था। अब पप्पू महाराज जो होते हैं वो पाठक बाबा से कहते हैं कि जो कथावाचक हमारे गांव में आए हुए हैं, क्या वाकई ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं, जरा पता तो करो। जब इस तरह की बात थी तो शाम के भोजन का इंतज़ाम था। जब सबके सब भोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहीं पर किसी ने कहा कि कथावाचक महाराज जी, आप एक बात बताइए, आप कौन जात के हो? तो जब ये वाली बात आती है तो वो सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये आज तक तो किसी ने जात पूछी नहीं है, ये अचानक से क्यों जात पूछी जा रही है।
इससे पहले कि कुछ बोल पाते तो भीड़ में से आवाज़ आती है कि अपना पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र देखने के बाद सब पता चल जाएगा। पहचान पत्र एक दिखा देते हैं, दूसरे नहीं दिखा पाते, कहते हैं कि मेरे पास तो है नहीं। जो सहायक होते हैं वो मेरा तो पहचान पत्र छूट गया है। बस इतना था कि अभी तक जो बातचीत कर रहे थे, बड़े कर रहे थे, बुजुर्ग कर रहे थे, जो संत थे, बाबा थे, वो बातचीत कर रहे थे और इन कथावाचक से बातचीत का सिलसिला शुरू चल ही रहा था कि इसी बीच में युवाओं की टोली आती है। और युवाओं की टोली जैसे हुड़दंग बाज होते हैं, इस तरह की युवाओं की टोली आती है। उन्होंने वो सारी की सारी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और जैसे कमान हाथ में ले लेते हैं तो मुख्य कथावाचक और जो दूसरे सहायक जो होते हैं, वो इससे पहले कि कुछ बात बढ़ थी, उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि हम यादव समाज से यानी कि यादव बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग कथा सुनाते हैं। ये इनके स्कूल वगैरह चलते थे, लेकिन स्कूल किसी वजह से बंद हो जाता है तो उन्होंने इसी काम को अपना धंधा बना लिया था। इसी को कथावाचक को अपना सुनाना, इसी से पैसे कमाना, ये सब अपना चलता रहता है। पहले शिक्षक भी का भी काम करते थे, लेकिन वो सब छूट गया। जब इतनी बात आती है, अब जो ढोलक बजाना वाला है उसके बारे में शायद ऐसा बताया जाता है कि वो ठीक से देख नहीं पाते। नाम उनका श्याम है, श्याम कठेरिया वो लिखते हैं। तो जब इतना होना था, अब ये चर्चाएं, अभी तो कानाफूसी चल रही थी, लेकिन ये चर्चाएं अब तेज होना शुरू हो जाती हैं। बस जितने मुंह थे उतनी बातें शुरू हो जाती हैं। भीड़ में से 4 लड़के निकल के आते हैं। एक लड़के की उम्र 21 साल होती है, नाम उसका आशीष होता है। एक उत्तम होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है। एक 24 साल का लड़का होता है जिसके नाम है प्रथम उर्फ मनु। और एक होता है निक्की जिसकी 30 साल के आसपास उम्र होती है। बस फिर क्या था, इन्होंने तो ऐसा समझ लो जैसे कि पूरी जिम्मेदारी, पूरी गांव की ठेकेदारी इनके ऊपर थी। इन्होंने पूरा जिम्मेदारी लेते हुए उनको पकड़ा, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। न केवल मारपीट शुरू करते हैं, बल्कि कुछ साथी लोग इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बन रही है, इसी बीच में कहते हैं कि भाई जो इनकी पहचान है, इनकी चोटी है, इसको काटो, इसको हटाओ, क्योंकि इसी से तो सब कुछ हो रहा है, इसी से धोखा खा रहे हैं। जब इस तरह की बात आती है तो वो बेचारे कुछ कहने की स्थिति में थे नहीं। वो कहावत है ना कि गाम से और राम से कभी कोई पार नहीं बसा सकता। इसलिए जो मुख्य कथावाचक थे वो भी शांत पड़ जाते हैं और जो सहायक थे वो भी शांत पड़ जाते हैं। उनकी चोटी काटी जाती है और जो सहायक होते हैं उनकी जो सर था, उनको सर को भी मुंडवा दिया जाता है। इसी बीच में वो कहने की स्थिति में नहीं थे, आंख से आंसू बह रहे थे और कुछ लोग इस बीच में तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, मस्करी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद का समय चल रहा हो। कुछ लोगों ने इस बीच में समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो उद्दंडी थे, बालक थे, युवा थे, उनको लग रहा था कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बन रहा है, चोटी कटते हुए का वीडियो बन जाता है, सर मुड़ते हुए का वीडियो बन जाता है। बात यही नहीं रुकती है। अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों की जो चप्पलों के ढेर लगे हुए थे, उन चप्पलों के ढेर पर भी सर रखवाया जाता है और माफ़ी मंगवाई जाती है कि भविष्य में आइंदा कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। और हद तो तब हो जाती है जब एक महिला जो यजमान होती हैं, उन महिलाओं को पैरों पर गिर कर कहा जाता है कि माफ़ी मांगिए। जब यजमान महिला से माफ़ी मांगने वाली बात आती है तो उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बिल्कुल नाक रगड़िए, अपनी जो नाक है उसको महिला के पैर पर रगड़िए। उस महिला के पैर पर नाक रगड़ी जाती है, माफ़ी मांगी जाती है, क्योंकि उन्हें बचना था, उनको अपनी जान बचानी थी। अब यहाँ से उन्हें डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो मारपीट होनी शुरू हो जाए, लेकिन वो उससे बचने वाले थोड़ी ना थे। मारपीट शुरू हो जाती है और जो जिसके हाथ में चप्पल आ रहे थे, घूंसा, जो भी जैसा आ रहा था उसको मार रहे थे। काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने, बुजुर्गों ने आखिरकार बीच में आते हैं, बीच बचाव करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम इन्हें बिल्कुल मार के छोड़ोगे? ठीक है, उन्होंने अगर अपनी जाति छुपाई है तो इन्हें यहाँ से वापस भेज देते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने, जो यहाँ पर उद्दंडी टाइप के थे, उन्होंने कहा कि इन पर कुछ तो आर्थिक दंड रखना चाहिए। तब 25,000 रुपये का अर्थदंड रखा जाता है, 25,000 की वसूली की जाती है। साथ ही हाथ में 4 अंगूठियाँ होती हैं, चारों की चारों उतरवा ली जाती हैं, लेकिन 3 वापस कर दी जाती हैं। एक अंगूठी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अंगूठी भी रख ली जाती है और 25,000 रुपये उन्हें देकर छोड़ा जाता है। साथ ही जो उनकी गाड़ी उन्हें लेने के लिए आ रही थी, तो उनकी गाड़ी जब आती है तो उसमें टायर पंचर कर देते हैं। जो हारमोनियम जो बजाया जाता है, हारमोनियम को भी तोड़ दिया जाता है। कुछ इसी तरह का था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बन जाता है। उसके कुछ अंश ऐसे होते हैं जो 22 जून और 23 जून 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर एक्स हो, जहां देखो वहां तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मामला फिर पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाता है, मामला फिर शासन तक पहुंच जाता है। मीडिया फिर सवाल उठाना शुरू कर देता है। मीडिया का गांव में फिर जमघट लग जाता है कि आखिरकार ये हुआ क्या है।
तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मनु और निक्की इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में जांच भी बैठाई जाती है और खासकर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि कैसे लोग थे जो गलती कर रहे थे तो सो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं कि किसी के साथ इस तरह से करने के बाद आप लोग ऐसा क्या क्यों कर रहे थे। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जाति क्यों छुपाई गई, जाति ना छुपाते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन जो एसएसपी के पास तक बात पहुंचती है वो कहते हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब मीडिया वाले इस गांव में पहुंचते हैं तो वो महिला भी सामने आती है। वो महिला कहती है कि जो कथावाचक थे उन्होंने गलत तरीके से उसको टच किया था, उसके साथ साथ अश्लील हरकत की थी, और अगर छेड़खानी ना करते तो इतनी बड़ी बात ना होती। हमने कोई जाति नहीं पूछी, हमने कोई ऐसा भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जब खाना खाने के दौरान की बात है, गलत नज़र से देखना, छेड़ना और तुम्हारे की टच करना, ये सब था। उसने अपने पति को बताया, पति ने जब ये बात सुनी तो गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है। अब उस महिला का बयान पहले दिन तो नहीं था, दूसरे दिन नहीं था, लेकिन वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मीडिया वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तब उस महिला ने जिस तरह की बात कही तो ये मामला फिर दूसरी तरफ भी रुख ले लेता है। आखिरकार एसएसपी ने दोनों बातें सुनी। एसएसपी कहते हैं कि हमने पूरी बात सुनी है, जो तहरीर मिली है वो तहरीर भी सुनी है, और साथ ही जो महिला ने बोला है उसकी बात भी हमारे पास तक पहुंच चुकी है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गांव के लोग इस बारे में जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो गांव के लोग साफ साफ कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी जाति शुरुआत में ही बताई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने अपनी जाति कुछ और बताई थी। अगर वो कहते कि हम यादव हैं तो फिर ये गांव वालों की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता था कि उनसे वो कथा सुनना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी, इसी बात को लेकर कुछ लड़कों को गुस्सा आ गया था और गुस्से की वजह से ये सब कदम उठा लिया गया। जो होता है उनके साथ, जो चोटी काटी जाती है, जो उनको सर मुंडवाया जाता है या बाकी उनकी नाक रगड़वाई जाती है, वो गांव के लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन तीर निकल चुका था, बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी थी, बदनामी भी इस गांव की खूब ज़्यादा होने लगी थी। लेकिन अब तो शायद ये पुलिस ही इस मामले की भरपाई कर सकती है, अदालत ही इस मामले की भरपाई कर सकती है। अब आगे कहाँ तक ये कहानी पहुँचेगी, क्या ये लोग यही इस मामले को ख़त्म किया जाएगा या फिर जांच के बाद और भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी होगा सो होगा। लेकिन जो भी हुआ है हम भी ये कहेंगे कि उनके साथ गलत हुआ था। अगर उनकी यादव जाति भी थी तो उन्हें वहाँ से सकुशल उन्हें वापस भेज देते, काश उनके साथ मारपीट ना होती, काश उनका वीडियो ना बनाया गया होता, तो शायद आज इस बात की चर्चा ना होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हम अभी भी जाति और धर्म पर अटके हुए हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। खान, साहिल खान, रेहान खान, मोहम्मद जमाल, कार्तिक चंदा, ओम चौधरी, नरेंद्र दत्ता, आसिफ अली, मोनू प्रजापति, सविता गौतम, पुष्पलता ठाकुर, शिवम गुप्ता, कमल सिंह चौहान, धर्मवीर सिंह यादव, पवन, अनुराग, कल्पना, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।